नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित सिंह स्वागत करता हूं आपका वेद दर्शनम चैनल की इस वीडियो में। आज हम नया टॉपिक वैदिक सभ्यता से राजपूत काल शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा नामकरण राजस्थान का, वैदिक सभ्यता एवं प्राचीन मृदभांड संस्कृतियां। इनसे संबंधित 50 प्रश्न हम आज हल करेंगे। पहला प्रश्न, राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग के संबंध में मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 ईस्वी के लेखक कौन थे? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कर्नल जेम्स टोड, विंसेंट स्मिथ, विलियम फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम फ्रैंकलिन। देखिए, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के जो लेखक थे वो विलियम फ्रैंकलिन थे, और जो जॉर्ज थॉमस थे वो वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग मौखिक रूप से किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के नामकरण के ऐतिहासिक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बसंतगढ़ शिलालेख 682 ईस्वी में राजस्थानियादित्य शब्द का प्रयोग हुआ। मोहनोत नैणसी की ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मंदसौर शिलालेख में राजस्थानी शब्द का प्रयोग मिलता है। राजरूपक ग्रंथ में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, इसमें ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे, लेकिन ये चौथा जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राजरूपक और मोहनोत नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द का उल्लेख है, जबकि जो राजस्थान है उस शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में किया था, ना कि राजरूपक में। राजरूपक में भी हमको राजस्थान ही मिलता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया था? मुगलों द्वारा प्रयुक्त नाम के आधार पर, स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के स्थान पर, संस्कृत शब्द राजस्थान के अपभ्रंश के रूप में, शिलालेखों में वर्णित राजस्थानियादित्य के आधार पर। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के नाम पर। कर्नल जेम्स टोड ने स्पष्ट किया था कि राजस्थानी साहित्य और बोलचाल की जो भाषा है उसमें राजा के निवास को राजस्थान कहा जाता था, और इसी का संस्कृत रूप राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने अपने विवरणों में चित्तौड़ को किस नाम से संबोधित किया? मध्यमिका, जितौद या जितौर, चित्रकूट या मेदपाट? देखिए, जो अल-बरूनी थे उन्होंने चित्तौड़ को जितौद या जितौर लिखा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो माध्यमिका है वो तो चित्तौड़ के निकट में जो नगरी थी उसका प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए, इनको मिलाना है हमें। देखिए, सपाद लक्ष्य जो सांबर और सीकर तक का क्षेत्र है वो है, तो ये सही है। अगला देखिए, जो 56 का मैदान है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का क्षेत्र है, और जो ऊपर माल है वो भैंसरोडगढ़, बिजोलिया का और मेवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरह से अपना जो उत्तर है वो हो जाएगा ABCD वाला ऑप्शन है अपने पास। यहाँ ऑप्शंस गलत है सारे ही, देखिए सीधे सीधे हो जाएंगे। 1 में A, 2 में B, 3 में C और 4 में D। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्बुद सिरोही, मांड बीकानेर, गुजरातरा जोधपुर का दक्षिणी भाग, भादानक बयाना या बयाना भरतपुर। देखिए, इसमें जो मांड है या फिर वल्ल वो जैसलमेर को कहा जाता था, ना कि बीकानेर को। बीकानेर का प्राचीन नाम तो जांगल था, इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर के कुछ भाग को जांगल देश कहा जाता था, इसकी राजधानी क्या थी? जो जांगल देश है उसकी राजधानी पूछिए। विराटनगर, मथुरा, अहिछत्रपुर
या माध्यमिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिछत्रपुर। जो जांगल देश था उसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसको वर्तमान में हम नागौर कहते हैं। और जो विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन राजस्थान के क्षेत्रीय नामों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? डूंगरपुर और उदयपुर के दक्षिणी भाग में स्थित 56 ग्रामों का समूह 56 कहा जाता है। अजमेर के पास वाले पठारी भाग को ऊपरमाल की संज्ञा दी गई है। माही नदी के तटीय भूभाग को कांठल कहा जाता है। जैसलमेर राज्य के अधिकांश भाग को वल्ल देश कहा जाता है। इसमें देखिए, जो अजमेर है उसके पास के जो पठारी भाग है उसको, पठारी भाग को ऊपरमाल की संज्ञा दी गई है, ये गलत हो जाएगा। जो भैंसरोडगढ़ और जो बिजोलिया है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में पड़ता है और बिजोलिया भीलवाड़ा में, इसके बीच का जो भाग है उसको ऊपरमाल कहते हैं, ना कि अजमेर का जो पठारी भाग है उसको। बाकी सारे ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र को ऋग्वेद में ब्रह्मावर्त कहा गया है? चंबल और बनास के बीच का क्षेत्र, सरस्वती और द्रस्वती नदियों के बीच का क्षेत्र, लूणी और जवाई के मध्य का क्षेत्र, माही और सोम के बीच का क्षेत्र। देखिए, जो ऋग्वेद है उसमें सरस्वती और द्रस्वती जो नदियां हैं उनके बीच का जो हिस्सा है उसको ब्रह्मावर्त कहा गया है या स्वर्ग के समान बताया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें अपना। अगला प्रश्न, कथन है प्राचीन काल में साल्व जनपद परियात्र मंडल के अंतर्गत माना जाता था। कारण, साल्व जनपद का विस्तार मुख्य रूप से आधुनिक अलवर क्षेत्र में था। जो साल्व जनपद है वो अलवर में था, ये सही है। और प्राचीन परियात्र मंडल का हिस्सा भी ये माना जाता था। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, राजस्थान के क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ या व्याघ्रवाट भी कहा जाता था। 7वीं शताब्दी में इस प्रदेश को राजस्थान की संज्ञा दी गई थी। पुष्प क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा के घने जंगलों वाले भाग को कहा जाता था। देखिए, 7वीं शताब्दी में इस प्रदेश को राजस्थान की संज्ञा दी गई थी, ये जो तथ्य है वो कर्नल जेम्स टोड जो है उनके संदर्भ में आधुनिक है, जबकि जो 7वीं सदी में राजस्थान का प्रचलन था वो स्थानीय स्तर पर था, परंतु एकीकरण के समय राजस्थान नाम स्वीकृत हुआ था। मुख्य रूप से बागड़ और पुष्प क्षेत्र जो है वो दोनों ज्यादा सही हो जाएंगे अपने। तो ऑप्शन 1 और जो 2 है, 1 और 3 ये सही रह जाएंगे और दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसमें केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, केटम नामक, केटम है, ये बैर नहीं है, ध्यान रखना। केटम नामक योद्धा जाति जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी का संबंध किस पौराणिक पात्र से जोड़ा जाता है? राजा सुदास, विदेह माधव, मधु के पुत्र धुंधु या राजा विराट। देखिए, जो केटम है वो मधु के पुत्र धुंधु के वंशज थे, जिन्होंने मरुस्थल में अपना पराक्रम दिखाया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन मत्स्य जनपद के बारे में सही नहीं है? इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। यह जनपद आधुनिक बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में फैला हुआ था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार मत्स्य नरेश ध्वसन द्वैतवन ने सरस्वती तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर थी। देखिए, मत्स्य जनपद जो था उसका विस्तार आधुनिक इस टाइम जो जयपुर, अलवर और भरतपुर है उसके कुछ क्षेत्रों में था। बीकानेर, जैसलमेर में जांगल और मांड देश थे। तो इस तरह से जो ऑप्शन है ये बीकानेर और जैसलमेर वाला बी ये गलत हो जाएगा अपना, क्योंकि इन क्षेत्रों को तो क्या कहा जाता था? मांड देश कहा जाता था। अगला प्रश्न, कोटा और बूंदी के क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? सूरसेन, जांगल, हाड़ौती या हय? सपाद लक्ष्य। देखिए, जो कोटा और बूंदी का क्षेत्र है उसको हाड़ौती या हय कहा जाता था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए।
देखिए, उपकेशपट्टम जो है वो ओशिया का नाम था। ब्रजनगर झालरापाटन को कहते थे। श्रीपंत जो है वो बयाना को कहते थे। और ताम्रवती जो नगरी है वो आहड़ को कहा जाता था। इस तरह से ऑप्शन ए बी सी डी हो जाएगा अपना। ए बी सी डी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में हुए दशराज्य युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। इस में भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। विश्वामित्र इस दशराज्य संगठन के नेतृत्व करता थे। यहाँ पर हमारे चारों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेह माधव की कथा जो राजस्थान से होकर आर्यों की पूर्व दिशा में प्रसार की पुष्टि करती है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण? जो विदेह माधव की कथा है वो हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर हमारा। इससे हमको ये पता चलता है कि जो आर्य थे, आर्य सभ्यता, वो सरस्वती घाटी से पूर्व की ओर बढ़ी थी। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में राजस्थान की किन प्राचीन नदियों को पवित्र ब्रह्मावर्त के रूप में पूजा जाता था? जो देखिए, तो सरस्वती, ये ऑप्शन देखिए, चंबल एवं बनास, लूणी एवं सुकड़ी, सरस्वती एवं द्रस्तवती, माही एवं साबरमती। तो इसमें जो सरस्वती और द्रस्तवती है उनको सबसे पवित्र माना गया है, और जो द्रस्तवती नदी है या सरस्वती नदी है उसी को इस टाइम हम गग्गर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वेद में सरस्वती और द्रस्तवती जैसी नदियों के नाम मिलते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भरत कुल के राजाओं का निवास था। द्रस्तवती नदी वर्तमान में गग्गर नदी के नाम से जानी जाती है। आर्यों ने सरस्वती नदी को नदी तमे कहा। देखिए, जो द्रस्तवती नदी है उसको चौतांग नदी भी कहा जाता है, जबकि जो गग्गर को मुख्य रूप से सरस्वती का अवशेष माना जाता है। जबकि कहीं कहीं पर जो गग्गर है उसको ही द्रस्तवती नदी माना गया है, परंतु पुरातात्विक जो दृष्टि है उससे द्रस्तवती जो थी वो अलग से सहायक नदी थी। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से आर्य अनार्य संस्कृतियों के मिश्रित साक्ष्य खंडहर प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, अनूपगढ़ एवं तरखान वाला डेरा, आहड़ या बैराट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा जो है वो, और जो चक है 84 से आर्य और अनार्य बस्तियों के मिश्रित अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? वेदों में अनार्यों को दस्यु, दास और असुर कहा गया है। इलिबिस, धुनी और संबर अनार्य जाति के प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। ऋग्वेद की रचना मुख्य रूप से गंगा यमुना के मैदानों में हुई थी। आर्यों की मत्स्य शाखा सरस्वती नदी के तट पर निवास करती थी। देखिए, ऋग्वेद की जो रचना है वो मुख्य रूप से सरस्वती और द्रस्तवती की घाटी में हुई थी, ना कि गंगा यमुना के मैदानों में। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, द्वेतवन नामक स्थान जहां मत्स्य नरेश ने अश्वमेध यज्ञ किया था किस नदी के तट पर स्थित था? सरस्वती नदी, द्रस्तवती नदी, कांतली नदी या साबी नदी? जो मत्स्य नरेश द्वेतवन ने सरस्वती नदी जो थी उसके तट पर अश्वमेध यज्ञ किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। राजस्थान में आर्यों की बस्तियों के प्रसार के संदर्भ में गग्गर की उपत्यका का महत्व किस विद्वान ने रेखांकित किया? कर्नल टोड, ओरेल स्टेन, आर.सी. अग्रवाल या अमलानंद घोष? जो ओरेल स्टेन थे उन्होंने 1942 में गग्गर घाटी का सर्वेक्षण किया था और सरस्वती नदी और आर्य बस्तियों पर इन्होंने ही प्रकाश डाला था, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, कथन है ऋग्वेद में मत्स्य जनपद के लोगों को सुदास के शत्रुओं के रूप में वर्णित किया गया है। कारण, मत्स्य जनपद के लोग दसरा के युद्ध में सुदास के विरुद्ध
लड़े थे। देखिए, जो ऋग्वेद में मत्स्य है उनको राजा सुदास का शत्रु बताया गया है, क्योंकि वे सुदास के विरुद्ध दशराज्य संघ का हिस्सा थे। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, वैदिक कालीन जनपदों एवं उनकी विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। जो कुरु है वो इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। सूरसेन वासुदेव श्री कृष्ण का संबंध है सूरसेन से। और जो सीवी है वो माध्यमिका की राजधानी थी। और जो सालव है वो अलवर क्षेत्र में विस्तार था इसका। तो ABCD ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, गैरिक मृदभांड OCP संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऑप्शंस हैं, यह संस्कृति ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की प्रतिनिधि मानी जाती है। राजस्थान में इसका सबसे मोटा जमाव 1.1 मीटर जोधपुरा जयपुर में देखा गया है। इसका अनुमानित काल 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य भी माना जाता है। इस संस्कृति के बर्तन प्राय लाल अनुलेपित होते हैं। तो इसमें चारों कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में चित्रित धूसर मृदभांड PGW संस्कृति का मुख्य केंद्र कौन सा स्थल है? आहड़ और गिलुंड, कालीबंगा और रंगमहल, नोह, भरतपुर और जोधपुरा, गणेश्वर और सुनारी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा नोह और जोधपुरा, जहां से हमको लोहयुगीन साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, काले लाल मृदभांड संस्कृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसका अनुमानित समय 1100 से 800 ईस्वी पूर्व है। यह संस्कृति किसी विशिष्ट काल से संबंध नहीं की जा सकती है। यह संस्कृति केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग तक ही सीमित थी। इसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों के साथ भी देखा जाता है। देखिए, जो BRW संस्कृति है वो पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व, जैसे आहड़ जो है वहां पर भी प्रमुखता से पाई जाती है। देखिए, तो इसका सही हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। ये केवल पश्चिमी भाग तक सीमित थी, ना कि पश्चिमी भाग तक सीमित नहीं थी। ये दक्षिण पूर्व में आहड़ में भी इसके साक्ष्य हमको मिले हैं। अगला प्रश्न, कथन, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड काल को द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। इस काल में लौह तकनीक का व्यापक और प्रभावी प्रयोग शुरू हो गया था। देखिए, जो NBPW काल है उसमें लोहे का व्यापक प्रयोग हुआ था, जिससे कृषि और युद्ध में क्रांति आई और नगरों का विकास हुआ। तो इसमें ऑप्शन ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, मृदभांड संस्कृतियों के क्रमिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। OCP संस्कृति सबसे प्राचीन है, जो ऋग्वैदिक काल का प्रतिनिधित्व करती है। PGW संस्कृति उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का प्रतीक है। NBPW संस्कृति मौर्य युग से संबंधित है और नगरीकरण को दर्शाती है। देखिए, प्रश्न नंबर 30, OCP जो है वो ऋग्वैदिक थी, बिल्कुल सही है ये। और PGW जो है वो उत्तर वैदिक थी, ये भी सही हो जाएगा। और NBPW ये मौर्य या नगरीकरण के जो ऐतिहासिक क्रम है उसको भी स्थापित करती है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अपने, 1, 2 और 3 तीनों सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, नोह भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। यहाँ से लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यह स्थल रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से PGW और NBPW दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। देखिए, जो नोह है वो रूपारेल नदी के तट पर है, और यहाँ से हमको PGW और NBPW के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं जो लोहयुग के आरंभ को दर्शाते हैं। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चमकीले लाल मृदभांड संस्कृति के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका अनुमानित काल 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व माना गया है। यह राजस्थान के आहड़ क्षेत्र से संबंधित है। यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है। देखिए, जो BRW है मतलब ब्राइट रेड वेयर, उनका जो समय है वो 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व, और यह आहड़ बनास संस्कृति
ताम्र पाषाण का हिस्सा है। तो सही हो जाएंगे, तीनों ही सही हो जाएंगे बिल्कुल, 1 2 3 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में लौह युगीन सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले सुनारी, जो नीम का थाना में पड़ती है, स्थल किस प्रकार के मृदभांड मिले हैं? ओसीपी, एनबीपीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, बीआरडब्ल्यू। देखिए, जो सुनारी है वहां से हमको पीजीडब्ल्यू मतलब चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, जो राजस्थान में लोहे के प्राचीनतम प्रयोग को प्रमाणित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीजीडब्ल्यू। अगला प्रश्न, मृद भांडों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पीजीडब्ल्यू मृद भांड महीन चूर्ण से बने और चाक निर्मित होते हैं। एनबीपीडब्ल्यू मृद भांडों की सतह बहुत अधिक चमकीली और पॉलिशदार होती है। ओसीपी मृद भांडों का रंग गेरुआ या लाल अनुलेपित होता है। बीआरडब्ल्यू मृद भांड केवल तांबे के प्रयोग को दर्शाते हैं, लोहे के नहीं। देखिए, जो बीआरडब्ल्यू मृद भांड है वो ताम्रहीन स्थलों से तो मिले ही हैं, परंतु कुछ स्थल जो थे उनसे भी इनका प्रारंभिक लोह युग जो था उससे भी संबंध रहा है। तो जो ऑप्शन डी है वो इसमें गलत हो जाएगा, इस लोहे का प्रयोग को भी दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, जोधपुरा स्थल मृदभांड संस्कृतियों के अध्ययन के लिए एक की साइट है। यहाँ से ओसीपी, पीजीडब्ल्यू और लोह युगीन संस्कृतियों का स्पष्ट स्तर क्रम प्राप्त होता है। देखिए, जोधपुरा जो जयपुर में पड़ता है वो ओसीपी का सबसे गहरा जमाव और ऊपर पीजीडब्ल्यू का मिलना इसे स्तर क्रम अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। तो इसमें जो दोनों हैं वो सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए और आर सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, सलेटी मिट्टी के बर्तनों पीजीडब्ल्यू का प्रयोग करने वाली सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से अलग किस आधार पर माना जाता है? पत्थर के औजारों का अभाव, लोहा तकनीक का प्रयोग, लिपि का ज्ञान न होना या नगरों का अभाव। जो हड़प्पा जो थी वो विशेष रूप से ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि जो सलेटी मिट्टी के बर्तन है उनका प्रयोग करने वाले लोग लोह तकनीक से परिचित थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोह तकनीक का प्रयोग। अगला प्रश्न, राजस्थान में द्वितीय नगरीकरण के साक्ष्य मुख्य रूप से किस मृदभांड संस्कृति से प्राप्त होते हैं? गैरिक मृदभांड, उत्तरी काली चमकीली मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड या चमकीले लाल मृदभांड। जो उत्तरी काली चमकीली मृदभांड है वो भारत और राजस्थान में द्वितीय नगरीकरण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोह युगीन नहीं माना जाता? नौह, सुनारी, जोधपुरा या गणेश्वर, जो आरंभिक स्तर का था। जो गणेश्वर है वो मुख्य रूप से ताम्रयुगीन स्थल है, और नौह, जोधपुरा और जो सुनारी है वो तीनों क्या है अपने लोह युगीन है। तो इसमें गणेश्वर जो है वो गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, गैरिक मृदभांड संस्कृति का विस्तार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में देखा गया? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी थार मरुस्थल, साबी और रूपारेल नदी घाटी या हाड़ौती का पठार। देखिए, जो ओसीपी संस्कृति है वो साबी, जो जोधपुरा सभ्यता है साबी नदी किनारे, और रूपारेल नदी जो नौ क्षेत्र में पड़ती है वहां पर केंद्रित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मृदभांड संस्कृतियों को उनके समय काल से सुमेलित कीजिए। देखिए, ओसीपी जो है वो 1300 से 1200 बीसी के बीच में थी। पीजीडब्ल्यू 800 से 400 बीसी के बीच में थी। एनपीडब्ल्यू जो थी वो 800 से 100 ईस्वी पूर्व, और बीआरडब्ल्यू 1100 से 800 ईस्वी पूर्व। तो इसमें ए बी सी डी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, भाबरू शिलालेख विराटनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज 1840 ईस्वी में कैप्टन बट ने की थी। इसमें मौर्य सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठा का विवरण है। वर्तमान में यह शिलालेख बीचक की पहाड़ी पर सुरक्षित है। यह शिलालेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। देखिए, जो भाबरू शिलालेख है वो कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में है, न कि बीजक की पहाड़ी पर। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा।
इसमें 1, 2 और 4 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ अपना। अगला प्रश्न, मौर्यकालीन साक्ष्यों को उनके स्थानों से सुमेलित कीजिए। देखिए, गोलाकार जो बौद्ध मंदिर है वो बैराट, अशोक के शिलालेख हमको भीम की डोंगरी बैराट से मिले हैं, और मौर्य राजा जो धवल थे उनका जो अभिलेख है वो हमको कणसुआ से मिला है, और मानमौर्य का शिलालेख मानसरोवर से मिला है। इस तरह से ABCD ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपने यहाँ। अगला प्रश्न, चचनामा के अनुसार सिंध के शासक चच ने चित्तौड़ के किस मौर्य शासक को युद्ध में पराजित किया था? चित्रांगद मौर्य, महरथ मौर्य, संप्रति मौर्य या मान मौर्य? देखिए, जो चचनामा है उसके अनुसार सिंध के जो चच थे उन्होंने चित्तौड़ के शासक जो थे महरथ, उनको पराजित किया था। इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महरथ। और महरथ को साहसी मौर्य का भाई या संबंधी बताया गया है चचनामा में। अगला प्रश्न, मौर्योत्तर कालीन राजाओं के संदर्भ में सत्य कथन है। यूनानी राजा मेनेंडर ने 150 ईस्वी पूर्व के लगभग मध्यमिका पर आक्रमण किया था। नवलसा शिलालेख से पता चलता है कि अरब सेनापति जुनैद ने मौर्यों को परास्त किया था। नलियासर सांबर से ग्रीक शासक डियोमिडीज की मुद्राएं मिली हैं। तो इसमें जो ऑप्शन 2 है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जुनैद के जो आक्रमण है उसका उल्लेख नवलसा शिलालेख में नहीं है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक स्रोत है उनके अंदर है। नवलसा जो शिलालेख है वो अरबों द्वारा परास्त मौर्यों की पुष्टि नहीं करता। तो जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। 1 और 3 सही है, इसमें 1 और 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न, कोटा की कणसुआ गांव से प्राप्त शिलालेख 738 ईस्वी किस अंतिम मौर्य राजा का उल्लेख करता है? मानमौरी, संप्रति, धवल या महरथ? देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य राजा धवल का उल्लेख करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के मौर्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब बनवाया। कर्नल टोड ने मानमौरी शिलालेख 713 ईस्वी मानसरोवर झील से प्राप्त किया था। चित्तौड़ के मौर्य शासकों को तक्षक या ताक वंश से भी जोड़ा जाता है। तो इसमें तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन बी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शिलालेख में राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग विक्रम संवत 682 में हुआ है? भाबरू शिलालेख, मंदसौर शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख या कणसुआ शिलालेख? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसंतगढ़ शिलालेख, जो सिरोही में मिला है हमको विक्रम संवत 739 ईस्वी 739 या फिर 682 ईस्वी का है, जिसमें राजस्थानी आदित्य शब्द मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बसंतगढ़ शिलालेख। अगला प्रश्न, मौर्यों का पतन होने के बाद राजस्थान छोटे छोटे गणराज्यों में बट गया था। यूनानी, शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारियों ने राजस्थान की राजनीतिक एकता को छिन्न भिन्न कर दिया था। देखिए, मौर्यों के पतन के बाद में जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हुई थी, और विदेशी आक्रमणों ने जैसे मालव, शिवी या अर्जुनायन को उभरने का अवसर दिया था। तो जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सम्राट अशोक का भाबरू शिलालेख वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है। बैराट से मौर्यकालीन चमकीली पॉलिश वाले मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। मौर्य काल में राजस्थान अपर जनपद या पश्चिमी जनपद प्रशासनिक इकाई का हिस्सा था। भीम की डोंगरी और बीजक की पहाड़ी बैराट में स्थित है। इसमें ए, बी और डी जो है वो सही है, लेकिन ऑप्शन सी जिसमें राजस्थान अपर जनपद या पश्चिमी जनपद प्रशासनिक इकाई का हिस्सा था ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपर जनपद की जैसा नाम हमको कहीं भी नहीं मिलता है। इसका नाम हमको मिलता है अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र। अगला प्रश्न, अर्जुनयन जाति का प्रभाव क्षेत्र प्राचीन काल में कहाँ था? जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर या कोटा, बूंदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर, अलवर। अर्जुनायन जाति जो थी उसका प्रभाव भरतपुर और अलवर जिलों में था, और उन्होंने मालवों के साथ मिलकर विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनको भी रोका था। इस तरह हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए हैं। धन्यवाद।